आज हम एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आईपीओ 2020 में आया था और आईपीओ आने के 1 साल के अंदर ही कंपनी की शेयर प्राइस 300% से बढ़ गई थी। लेकिन फिर पिछले 2 सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि कंपनी की शेयर प्राइस 37% से गिर चुकी है। अब जिस कंपनी को लोग मल्टी बैगर स्टॉक के तौर पर देख रहे थे, अचानक से उसकी शेयर प्राइस में हुए फॉल की वजह से कई सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि ये कंपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। कंपनी के फाउंडर अशोक सूता अपने अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं और इसी अग्रेशन के लिए उन्हें अपनी पुरानी कंपनी माइंडट्री को छोड़ना पड़ा था, जिसके वो को फाउंडर थे। तो चलिए बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स की, जो एआई, मशीन लर्निंग इन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को पहले एडॉप्ट करने वाली कंपनीज में से एक है। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो के प्रायोजक है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि एक बहुत ही अग्रेसिव कंपनी है। तो अग्रेसिव कंपनी क्यों? तो जनरली कोई भी कंपनी है, जैसे कि आईटी सेक्टर की कोई और कंपनी है, तो उनका फोकस ये रहता है कि हम अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस पर हैप्पीएस्ट माइंड का फोकस तो है ही, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड इस चीज़ पर भी फोकस करता है कि वो इनऑर्गेनिकली कैसे बढ़ सके। इनऑर्गेनिकली मतलब किसी और कंपनी को अक्वायर करके वो कैसे उसके बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा सके और उससे अपनी ओवरऑल रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। अब देखिए, कंपनी के फाउंडर अशोक सूता का ये जो अग्रेसिव अप्रोच है, ये कुछ नया नहीं है। माइंडट्री, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, जिसका रिसेंटली एल&टी इन्फोटेक ने होस्टाइल एक्विजिशन किया, उसके ये को फाउंडर थे। अब उस टाइम 2007 में जब कंपनी का आईपीओ आया, तो उस टाइम भी माइंडट्री बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव कंपनी थी। फिर 2008 में कंपनी ने टारगेट रखा कि वो $231 मिलियन का रिवेन्यू कमाएंगे, लेकिन रिवेन्यू आया $190 मिलियन का। और फिर अगले साल ही कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 55% से कम हुआ। उसके बाद मिस्टर सूता ने अनाउंस किया कि 2014 तक हम कंपनी को $1 बिलियन रिवेन्यू की कंपनी बनाएंगे। लेकिन 2000 आते आते कंपनी को जो रेवेन्यू था वो उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था। और फिर यहीं पर मिस्टर सूता ने डिसाइड किया कि अगर हम इंटरनली बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं तो हमें कंपनीज को अक्वायर करके ग्रो करना पड़ेगा। और फिर मिस्टर सूता के लीडरशिप के अंडर वहाँ पर एक एक्विजिशन डिपार्टमेंट बनाया गया और अलग अलग कंपनीज को अक्वायर किया गया। तभी मिस्टर सूता का ये मानना था कि अगर हम मोबाइल हैंडसेट इंडस्ट्री में जाते हैं तो हम इजीली वहाँ से $100 मिलियन का रेवेन्यू कमा सकते हैं, जो हमें $1 बिलियन रेवेन्यू का जो गोल है उसे अचीव करने में मदद करेगा। हालांकि ये जो उनका प्रोडक्ट था, ये उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस से काफ़ी अलग था, लेकिन फिर भी कंपनी ने मिस्टर सूता की मानकर इसमें एंटर करने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने क्योसेरा वायरलेस का इंडिया R&D सेंटर को अक्वायर कर लिया। अब शुरुआत में तो लग रहा था कि यहाँ पर $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन जल्दी ये पता चला कि जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो उससे 5 टाइम्स ज़्यादा रहेगी। और बाद में कुछ टाइम इंतजार करने के बाद ये भी दिखाई दिया कि वहाँ से कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। उसके बाद माइंडट्री ने इस बिजनेस को स्क्रैप करने का फैसला किया और फिर कभी भी प्रोडक्ट बिजनेस में ना जाते हुए सर्विस बिजनेस पर ही फोकस करने का फैसला किया। अब यहाँ पर फोर्ब्स ने एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बताया है, लेकिन उस टाइम माइंडट्री को इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से लगभग 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और इसी के चलते उस टाइम माइंडट्री के जो वाइस चेयरमैन थे सुब्रतो बागची, उनके बीच और मिस्टर सूता के बीच डिफरेंसेस होने लगे और फिर मिस्टर सूता ने 2011 में माइंडट्री छोड़कर हैप्पीएस्ट माइंड शुरू करने का फैसला किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ये हैप्पीएस्ट माइंड्स का वीडियो क्यों देखना चाहते हैं? आपका जवाब रहेगा कि शायद इसलिए क्योंकि हम हैप्पीएस्ट माइंड्स को बेटर तरीके से समझें। तो जब किसी चीज़ को हम बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो हमारी जो रिस्क है वो भी कम हो जाती है और हम बड़ी आसानी से रिस्क को मैनेज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी अपनी इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन लाइफ के रिस्क के बारे में बहुत ही कम सोचते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि लाइफ बहुत अनसर्टन है और इस अनसर्टेनिटी को कम करने का एक तरीका है और वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के पास आपकी अलग अलग नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इंश्योरेंसेस हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कुछ ही चुनिंदा कंपनीज में से आती है जिसका जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है और अमाउंट सेटलमेंट रेशो है जो पिछले कुछ सालों से बहुत कंसिस्टेंट है। इनका 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस 700 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है। 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस 1046 रुपीज पर मंथ से शुरू होता है। साथ ही मैक्स लाइफ के पास अलग अलग एड ऑन्स है, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल कवर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर एटसेट्रा। इसके साथ ही इनके पास ऐसे भी प्लान्स हैं जिनमें आपको अपना सारा प्रीमियम वापस मिलता है और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। रिसेंटली हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने सारी चीजें बताई कि कौन कौन सी चीजों पर आपको ध्यान रखना है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को जरूर चेकआउट कीजिए, जहां पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार एक टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और यहाँ पर एक होम मेकर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन भी बड़ी आसानी से इंश्योरेंस खरीद सकता है। अब यही जो इनका अग्रेशन है मिस्टर सूता का, ये माइंडट्री से जाने के बाद भी बदला नहीं है, ये अभी भी वैसा का वैसा ही है। और इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड को इसी अप्रोच से आगे बढ़ाने की प्लानिंग की कि हम इसे ऑर्गेनिकली यानी खुद की सर्विसेज और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा के भी बढ़ाएंगे, साथ ही
हम अलग अलग कंपनीज को अक्वायर करके भी अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। और इसी के चलते पिछले कुछ सालों में इन्होंने 4 एक्विजिशन किए हैं, जिसमें से एक है श्री मुकाम्बिका इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है SMI। अगर SMI की बात करूँ तो 400 से ज़्यादा इनके एम्प्लॉयज हैं और इनका जो मेन रेवेन्यू आता है वो US से ही आता है। और कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हेल्थ केयर। तो हैप्पीएस्ट माइंड का ये कहना था कि उन्हें उनकी हेल्थ केयर सेगमेंट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को अक्वायर किया। अब आपको बता दूं कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो कस्टमर बेस है वो मेनली 5 इंडस्ट्रीज से आता है: एडटेक, हाईटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज। तो इसी 5वीं जो सेगमेंट है हेल्थ केयर, उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने इस एक्विजिशन को किया। MSI के अलावा कंपनी ने और 3 एक्विजिशंस रिसेंटली किए हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि माइंडट्री में जो उन्होंने मिस्टेक की थी कि एज अ सर्विस कंपनी उन्होंने प्रोडक्ट में जाने की कोशिश की जो कि फेल हो गई थी, उसे उन्होंने यहाँ पर दोहराया नहीं। उस गलती से लेसन लेकर अभी जो भी एक्विजिशंस उन्होंने किए हैं वो पर्टिकुलरली अपना जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किए हैं। और शायद इसीलिए ये जो कुछ रिसेंट एक्विजिशंस है वो कंपनी के लिए बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। इंडिया की जो टॉप IT कंपनीज हैं, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड के कंपटीटर भी आप कह सकते हैं, जैसे कि TCS, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, इन सबका जो अप्रोच है रिसेंट कुछ सालों में वो कंजर्वेटिव रहा है। जैसे कि नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, IoT हो, इसमें उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं है। उनका यह है कि वेट एंड वॉच और फिर हम एंटर करेंगे। लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड्स इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली जा रही है। कंपनी ऑलरेडी AI और मशीन लर्निंग में ऑल इन हो गई है और अगले 2 सालों में वो और भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाली है, ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। अब यहाँ पर इनके अग्रेशन को एक और चीज़ डिफाइन करती है, वो है इनका बिजनेस मॉडल, जो कि कई सारे IT कंपनी से बड़ा अलग है। इस कंपनी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि उनके 3 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, जिसे SBUs भी कहते हैं। जैसे कि डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, ये उनका पहला SBU है। फिर आता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब ये जो SBU होते हैं ये कंप्लीटली अलग बिजनेस की तरह ऑपरेट करते हैं। है तो ये एक ही कंपनी के अंडर, बट इनके CEOs भी अलग होते हैं, इनके बाकी भी फंक्शनैलिटी के जो तरीके हैं वो भी पूरी तरह से अलग होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि वो पर्टिकुलर यूनिट सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करेगा, उसको फिर बाकी 2 यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है। अगर बिजनेस वाइज देखें तो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इस SBU से कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। इसमें कंपनी क्या करती है कि जो उनके क्लाइंट्स है, पर्टिकुलरली US से, सबसे ज़्यादा इनका क्लाइंट बेस US का है, वहाँ से क्लाइंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनके लिए टेक प्लेटफॉर्म बनाने की, वो सारी रिक्वायरमेंट्स लेकर ये उन्हें वो प्रोडक्ट फुलफिल करके दे देते हैं। कंपनी के लगभग 4700 एम्प्लॉइज है और 19 से ज़्यादा लोकेशन से कंपनी काम करती है। अब इसमें ज़्यादातर लोकेशंस आते हैं नॉर्थ अमेरिका में और उसमें भी USA में। अब USA से क्यों? क्योंकि वहीं से कंपनी का 68% रेवेन्यू आता है। हालांकि 3 साल पहले कंपनी का 77% रेवेन्यू US से आता था, लेकिन उन्होंने थोड़ी US से डिपेंडेंसी कम कर दी है। अगर हम कंपनी के बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है कंपनी का रिपीट बिजनेस। कंपनी के जो 91% क्लाइंट्स हैं वो रिपीटिंग क्लाइंट, यानी कि रिकरिंग बेसिस पर अगेन एंड अगेन कंपनी को वहां से बिजनेस मिल रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जहां पर हमें एक रेड फ्लैग मिला। अब देखिए, अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छी रही है। इनफैक्ट हमें पता है कि पिछले 2-3 सालों से कोरोना के बाद पर्टिकुलरली US की जो हालत है वो थोड़ी ख़राब है और इन कंपनीज़ का, जो भी इंडिया की IT कंपनीज, इनका ज़्यादातर बिजनेस US से आता है और वहाँ पर कंपनीज़ की अच्छी कंडीशन ना होने के कारण यहाँ पर नया बिजनेस भी बहुत तेज़ी से नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 13 क्वार्टर्स में से 12 क्वार्टर में हैप्पीएस्ट माइंड्स का रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला गया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के और डीप में गए तो थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स हमें नजर आए। अब देखिए, 2023 में कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस था वो 207 करोड़ था, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिसमें से कंपनी ने 110 करोड़ रुपीज़ SMI को अक्वायर करने में इन्वेस्ट किए और फिर अपने बिजनेस को अग्रेसिवली बढ़ाने के लिए उसी साल में कंपनी ने 142 करोड़ का लोन भी लिया। यहाँ तक तो सारी बातें सही है कि कंपनी एक्विजिशन में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव जाना चाहती है। अब उसमें लोन चाहिए कंपनी को, वो कंपनी ने ले लिया। अब अगर कंपनी का टोटल बोरोइंग देखते हैं तो वो फिलहाल तो परमिसिबल लिमिट में है, बहुत ज़्यादा है ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि अगर आपको कर्ज की ज़रूरत पड़ रही है तो फिर आपको डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अगर TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनीज है, चाहे उनका जो अप्रोच है वो कंजर्वेटिव हो, तो अपने अग्रेसिव अप्रोच के लिए ना तो वो कर्ज ले रहे हैं, ना ही अपने बिजनेस में अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर बचे हुए पैसे का क्या करें, तो ज़्यादातर पैसा एज ए डिविडेंड वो इन्वेस्टर्स में बांट रहे हैं। अब ये उनका तरीका है, अप्रोच है बिजनेस चलाने का। तो हैप्पीएस्ट माइंड का जो अग्रेसिव अप्रोच है उसमें ज़रूरत है कंपनी को कि अपना हर एक पैसा वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, जो कि यहाँ पर नहीं हो रहा है। पिछले साल कंपनी ने 57 करोड़ का डिविडेंड दे दिया और अभी जुलाई में भी कंपनी ने अगेन 50 करोड़ का डिविडेंड दे दिया है। तो एक तरफ कंपनी को अपने एक्सपांशन के लिए जो पैसा चाहिए वो बिजनेस से नहीं आ रहा है और इसीलिए कंपनी लोन ले रही है, एट द सेम टाइम कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो मेरे तो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अगर आप कंपनी की बोरोइंग्स हिस्ट्री देखें, 2017 तक कंपनी के ऊपर कुछ खास बोरोइंग्स ही नहीं थी। लगभग 58 करोड़ का डेट था, जो अभी 10 गुना बढ़कर लगभग 550 करोड़ हो गया है। तो रही बात कि शेयर प्राइस स्टक क्यों है,
तो आपको बता दूं कि यूएस का मार्केट अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। वैसे वैसे इंडिया की जो आईटी कंपनीज उनके फाइनेंशियल्स भी तेजी से बढ़ना शुरू होंगे और फिर इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है इन शेयर्स में वो भी बढ़ेगा। तो फिलहाल अगर हम देखें तो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अगर डेटा देखें तो उनके शेयर होल्डिंग में यहाँ पर पर्टिकुलरली कोई ग्रोथ नहीं है। तो कंक्लूजन में मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर कंपनी अग्रेसिव है, और कंपनी काफ़ी फॉर्चुनेट है कि उन्हें मिस्टर अशोक सुता का गाइडेंस मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है आईटी इंडस्ट्री में। क्योंकि माइंडट्री की शुरुआत करने से पहले लगभग 13 साल वो विप्रो इन्फोटेक में काम कर रहे थे और बाद में वहाँ पर प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो 2-3 रिस्क यहाँ पर ये, एक तो डिविडेंड की डिसीजन जो मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। सेकंड रिस्क है मिस्टर अशोक सुता की एज जो कि 80 हो गई है और अभी भी वो एक्टिवली कंपनी को चला रहे हैं। तो उनके सक्सेसर कौन होंगे, कौन कंपनी को चलाएगा, इसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हम कंपनी के पोटेंशियल की बात करें, पॉजिटिव साइड की बात करें, तो इंडियन आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज को बहुत अग्रेसिवली अडॉप्ट कर रही है, और उनमें से एक हैप्पीएस्ट माइंड को है जिनको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो जैसे जैसे यूएस की इकोनॉमी रिकवर होगी, शायद कंपनी को और भी ज़्यादा डील्स एक्वायर करने में मदद मिलेगी। तो यह था हमारा हैप्पीएस्ट माइंड्स का पूरा एनालिसिस। आपका क्या ओपिनियन है हैप्पीएस्ट माइंड्स पर, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड्स में इन्वेस्ट किया है या फिर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी कंपनी के डीप फंडामेंटल्स के बारे में पता चले। टर्म इंश्योरेंस पर एक बहुत ही डिटेल वीडियो हमने रिसेंटली बनाई है, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, और जाते जाते मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को भी जरूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।